हाय गाइस, अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वह है लुसेंट का बुक। लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान बुक आता है उसी का अभी हम लोग का सीरीज चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य को हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, आपको छोटा छोटा वीडियो टॉपिक्स बाय वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहता है गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाण के सामंत थे। ठीक है, संभवतः गुप्त लोग जो थे कुषाणों के सामंत थे। और कहता है गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त जो कि 240 से 280 ईस्वी था। ठीक है, श्री गुप्त कब तक, जो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ जो कि 280 से 320 ईस्वी तक हुआ। ठीक है, कहता है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था और यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह 320 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम जो था 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने क्या किया था? महाधिराज की उपाधि धारण किया था। गुप्त संवत जो 319 से 320 की शुरुआत कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के, ठीक है, आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया और इन्हीं विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसी विजय के कारण भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। ठीक है, इसने अश्वमेव कर्ता विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। कविराज किसको कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। कहता है समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो था विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और ऐसा अनुमान इसके सिक्के पर उसे बीना बजाते हुए करते हुए देखे जाने से लगाया जाता गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीना वादक करते हुए, ठीक है, वादन करते हुए दिखाए जाने की से लगता है। और आगे पढ़ते हैं। आगे है आप लोग का, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते, हल्का सा जूम कर लेते, ज़्यादा नहीं। चलिए, और हाँ, कहता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन था और इसने इलाहाबाद लेख का, जो कि प्रसिद्ध लेख का रचना किया। ठीक है ना, किसने किया था? तो इसने किया था, हरिशेक ने किया था। ठीक है, हरिशेक ने किया था। अब कहता है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? यह था समुद्रगुप्त था। कहता है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। अशोकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और यह इस उपाधि इसके पूर्व 300 इसके पूर्व 57 ईस्वी में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिम भारत शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण किया था। कहता है शाप चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य कवि था। शाप जो था चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य कवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्रा एवं उज्जैन विद्या के मुख्य केंद्र थे। ठीक है, उज्जैनी, ठीक है, पाटलिपुत्रा एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र से चंद्रगुप्त के समय में। कहता है अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। ठीक है, अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता है। ठीक है, कहा गया है। और महाकवि कालिदास संभवतः इसी
अग्रणी थे, ठीक है, अग्रगण्य थे। और कालिदास की अतिरिक्त इसमें ध्वांतरित, छपनक, ठीक है, और यह शंकु, बेताल भट्ट, घटर्स, बरामिहिर एवं बरूची जैसे विद्वान थे। कहता चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मालतांबिका, जिसने शिव की पूजा करने के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्यायमीमांस एवं शंख का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या फिर कहते हैं गोविंद गुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी सकंदगुप्त हुआ, ठीक है, 345 से 357 तक रहा था। 357 से लेकर 455 से लेकर 467 तक रहा था। सकंदगुप्त ने गिन्नार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया और सकंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। और सकंदगुप्त शासन काल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। कहता है गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासन को गोपना कहा जाता था। और एक दूसरी प्रादेशिक इकाई थी, कौन सी? भूति या फिर प्रांत थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। और कहता था भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, इसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। कहता है पुलिस विभाग का एक साधारण कर्मचारी को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के एक सरकारी साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। अब पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंड पासिक कहलाता था, ठीक है, क्या कहलाता था? दंड पासिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट कहा जाता था। कहता गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपथ की भूमि बिक्री समेत अधिकारियों का क्रियाकलापों का उल्लेख है। कहता है भू राजस्व की उत्पादन का 1/4 भाग से 1/4 भाग हुआ था। गुप्त काल में बलात् श्रम, ठीक है, बलात् श्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर माना जाता था। कहता था आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि कर था। क्षेत्र क्या होता था? तो भूमि करने योग्य भूमि था। क्षेत्र होता था क्या? भूमि करने कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु कहा जाता था, वास्य करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। चारागाह भूमि किसको कहा जाता था? तो चारा पशुओं को चारा योग्य भूमि को चारागाह कहा जाता था। सिल किसको कहा जाता था? सिल तो जो था, सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, उसे सिल कहा जाता था, ठीक है। एक होता अप्रहत होता था, अप्रहस्त होता था ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, उसे अप्रहत होता कहलाता था। और आगे बढ़ते हैं। कहता है सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए क्या चीज का प्रयोग होता था? रहट एवं घंटी का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठिक कहलाता था, ठीक है, श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहलाता था, ज्येष्ठक कहलाता था। गुप्त में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इस तरह से हम क्या करते हैं, यहीं तक हम पहले वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये इसका जो दूसरा पार्ट आने वाला है बहुत जल्द, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक पूरे प्ले लिस्ट का, आप वहाँ से सीक्वेंस व वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला वीडियो हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, यहाँ से लेकर के इसके आगे देखेंगे। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट समाप्त हो चुका है और दूसरा पार्ट के वीडियो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।